हमें बेसिकली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। Whenever you are going to write an algorithm, there are some things कि आपको ज़रूरत है। वैसे तो एल्गोरिथम के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, इनपुट, ठीक है, आउटपुट और प्रोसेसिंग एरिया, जिसमें आप प्रोसेस करते हैं सारा काम। इनपुट, इस वक्त हम इनपुट की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, अगर आपके पास एक लीनियर एरे है तो लीनियर एरे में आपने बेसिकली ये इस बात को ट्रैक करना है, या आपकी ज़रूरत है, आपको इस बात को ट्रैक करना है कि इस वक्त तक डेटा कहाँ पे स्टोर है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और डेटा ये 6 है, 7 है, और डेटा अगर इस वक्त 5 तक स्टोर है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेटा कहाँ तक स्टोर है। ये बात यूजर को नहीं बतानी, यूजर नहीं बताएगा कि कहाँ डेटा स्टोर है, आखिरी डेटा कहाँ स्टोर था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस एले की बात हो रही है उसमें लास्ट डेटा कहाँ तक स्टोर है, ये आपके सिस्टम को पता होना चाहिए, ठीक है, किसी ग्लोबल वेरिएबल से या किस चीज से। यूजर को क्या पता होना चाहिए, यूजर को ये पता होना चाहिए कि मुझे एक डेटा स्टोर करना है और किस लोकेशन पे करना है। आपको क्या पता होना चाहिए कि कहाँ तक डेटा स्टोर है और उस एरे का नाम क्या है, यानी वो एरे क्या है। अब इस एरे क्या है कि अंदर बेसिकली इसका लोअर बाउंड भी छुपा होता है और इसका अपर बाउंड भी छुपा होता है। एन बेसिकली यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, ये एन इस वक्त अपर बाउंड के तौर पे काम नहीं कर रहा। एन इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है कि लास्ट डेटा किस लोकेशन तक स्टोर्ड है। अब अगर कोई यूजर आपसे कहता है कि मुझे एक डेटा इंटर करना है इस लोकेशन पे, मिसाल के तौर पे डेटा स्टोर्ड है 5 लोकेशन तक, और यूजर कहता है कि मुझे जो है डेटा स्टोर करना है 7 लोकेशन पे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये जहाँ स्टोर करना है वो एन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। छोटा का मतलब ये है कि जहाँ तक डेटा स्टोर्ड है उसी के बीच में कहीं डेटा स्टोर करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि के हमेशा एन से क्या होगा, छोटा या बराबर। तो एक बात याद रखना कि कोई भी ऐसी लाइन जो आप लिख रहे हो वो आपको मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर फायदा नहीं है। एक एक बात जो यहाँ लिखी हुई हो आपको समझ आती हो, तभी आप उसकी, उसको कहते हैं कि बेसिकली बिफोर राइटिंग द एन एल्गोरिथम आपको उसकी बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो ये पूरी बातें हमें समझ में आ गई कि एले एरे का नाम है और इस एले में एन लोअर बाउंड अपर बाउंड छुपा होगा। एन का मतलब है लास्ट डेटा कहाँ तक स्टोर है। जैसे कोई नया डेटा स्टोर होगा एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जैसे कोई डेटा डिलीट होगा एन की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। ये हम खुद करेंगे और ये कोई ग्लोबल वैल्यू जी के लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू इसलिए मैं भी बताता हूँ, इक्वल टू भी हो सकता है। इसकी वजह ये है, देखो एक बात तो ये तय कर लो कि 2 चीजें हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन की है। हमारे से मुराद होता है कि वी आर बेसिकली द कोर प्रोग्रामर, COR, कोर प्रोग्रामर, और हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक चीज बना रहे हैं और वो है इंसर्शन, कि लोग हमारे इंसर्शन का मेथड इस्तेमाल करें। अब जब लोग हमारे इंसर्शन का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें इनपुट के तौर पे क्या देंगे कि वो इंसर्ट हो जाए डेटा, तो हमें इनपुट के तौर पे ये 2 चीजें देंगे, और ये 2 चीजें जो लिखी हुई वाइट में ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले ये समझ लो कि एले तो हमें समझ आ गया कि एले का नाम है, यूजर भी दे सकता है, ठीक है ना, एले डॉट इंसर्ट करेगा तो उसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें पता होना चाहिए, हम निकाल लेंगे उसमें से। और हमें एन पता होना चाहिए, ये समझने की बात है, एन पता होना चाहिए। समटाइम लोग, क्योंकि एब्रिविएशंस हमारी कुछ इस तरह से सेट हो चुकी होती हैं कि हमने अपनी फंडामेंटल की क्लासों में और आगे जहाँ भी पढ़ा हुआ ये पढ़ा कि एन इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे एन से जाहिर नहीं हो रहा, यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि लास्ट एंट्री ऑफ द एरे इनसाइड द एरे कहाँ पे हुआ था। तो लास्ट एंट्री जहाँ पे हुई भी होगी वो एन के अंदर होगा, और लास्ट इंडेक्स जो होगा वो एलबी में होगा। अब ये चीजें हमें इसलिए पता होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि k इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड n इज द डेटा इन द फिफ्थ इंडेक्स। हाँ, k फर्स्ट इंडेक्स नहीं है, k ये तो समझ में आ गया ना कि n जो है बेसिकली वो इंडेक्स होगा जहाँ तक आखिरी डेटा स्टोर होगा। तो जब आपके पास एक एले होता है तो इसमें कई दफा इंसर्शन और कई दफा डिलीशन जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। यानी आपसे कहा जा सकता है कि भाई इसमें इंसर्ट करो एक दफा, फिर इंसर्ट करो, फिर इंसर्ट करो, फिर डिलीट करो। तो इंसर्ट और डिलीट इस एले के अंदर हो रही है, थोड़ी कि सिर्फ एक दफा इंसर्ट करके आप चले गए, क्योंकि अब जिंदगी भर इंसर्ट नहीं, एक ही एले पे कई दफा इंसर्ट कई दफा डिलीट का ऑपरेशन हो रहा होगा।
हमें इसमें एक कंप्लीट कोड लिख के देना है, ओवरफ्लो, मसाइल, सबकी हैंडलिंग करनी है। हम आज तक सोचते हैं हम ऐसा इंसर्ट करना है, चलो भाई एक दफा इंसर्ट करो और चले जाओ। नहीं, हमें एक प्रॉपर कोड लिखना है जिसमें हो सकता है कि उस एले पे इंसर्ट हो और उसी एले पे डिलीशन भी हो। तो हम एक एन मेंटेन करेंगे, इंसर्शन की सूरत में एन में इजाफा करेंगे, डिलीशन की सूरत में एन में कमी करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम किस लोकेशन पे आखिरी डेटा स्टोर कर बैठे हैं। समझ आगे बैठे। और के मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये के जो है बेसिकली आपके पास वो लोकेशन है जहाँ पे यूजर चाहता है डेटा इंसर्ट करने की। यूजर चाहता है तीसरी पोजीशन पे डेटा इंसर्ट करने, तो के की वैल्यू 3 हो जाएगी। यूजर चाहता है चौथी लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना, तो के की वैल्यू 4 हो जाएगी। लेकिन के की वैल्यू हमेशा जहां तक लास्ट डेटा इंसर्ट हुआ है उसके अंदर अंदर होनी चाहिए वो, ठीक है। तो अभी अगर आखिरी डेटा 5 तक इंसर्ट हुआ है तो के की वैल्यू 1 से 5 तक। ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्लैंक, अगर इस एरे का साइज 8 और 9 भी होता और कोई मुझसे कहता है कि 9 लोकेशन पे डेटा इंसर्ट कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर ये सारी की सारी लोकेशन ब्लैंक रह जाएंगी। तो इसलिए उसने यहाँ पे ये चेक लगाया हुआ है कि के जो दे रहा है वो बेसिकली एन से छोटा या बराबर होना चाहिए। यानी छोटा से मुराद है कि 4 तक या 5, 5th लोकेशन पे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन और 6 तो हम कर ही सकते हैं, 6 तो वो वाला केस आ जाएगा जिसमें लास्ट लोकेशन पे करना था हमें। तो लेकिन 7, 8 और 9 पे हम नहीं कर सकते। तो इस वक्त अभी हम लास्ट लोकेशन वाले केस को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम मिडिल ऑफ द डेटा वाले केस को हैंडल कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए कोड लिखने की तरफ जा रहे हैं हम, यानी इन 3-4 बातों को हमने ध्यान में रखा हुआ है और उसके बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ इंसर्शन का कोड लिखना है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जिस लोकेशन को कहा जाएगा उस लोकेशन से लेकर एंड तक, यानी तक के डेटा को हमें मूव कराना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हमारे पास कोई डेटा एरे के नाम से मौजूद है और हम कहते हैं कि इसकी लोकेशन जो है 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते 8 है। डेटा इस वक्त हमारे पास यहाँ 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 और यहाँ 5 तक डेटा स्टोर है। सही है, पास में डेटा कुछ भी हमें से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमने कभी सोचा ही नहीं। और अब वो कहता है कि एक डेटा इंसर्ट करें, किसी ने न्यू कोड चलाया हमारे पास LA, ठीक है, LA ऑफ डॉट इंसर्ट। ये जो मेथड है ये हमारा अपना बना हुआ है, क्योंकि अब हम अपना इंसर्ट का मेथड बना रहे हैं, C# का यूज नहीं कर रहे। मिसाल दे रहा हूँ और हम कहते हैं कि यहाँ पे 2, ठीक, और 54 हमें इंसर्ट करना है, 2,54। अब आपको बासानी पता है कि ये 2 जो है वो लोकेशन के से रिप्रेजेंट हो रही है, 54 यानी आइटम से रिप्रेजेंट हो रही है कि क्या डेटा आपने स्टोर करना है, और के यानी 2 है। इस वक्त आखिरी डेटा 5 पे स्टोर है, इसका मतलब एन के अंदर 5 है। एन के अंदर क्या है, 5। ये सब बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता हो कि भाई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया पे। और LA के बेसिस पे LA का लोअर बाउंड जो है 1 है, और LA के बेसिस पे इसका अपर बाउंड जो है वो 8 है, ये हमें मालूम है। ये सब जो डेटा हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं ये एक बेसिकली इस एरे के हिसाब से कर रहे हैं, वरना लिखा हुआ ये कोड जेनेरिक है। अब ये सारी बातें जो हमें मालूम है इसके बेसिस पे ये किस, हालांकि ये अगर चेंज हो जाए तब भी ये चलेगा, लेकिन इसमें समझाने के लिए, ड्राई रन करने के लिए समझाना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे लूप चलाना शुरू किया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप वाइल के लूप से चलाएं। आपको कोई बेहतर लूप नजर आता है फॉर, अगर उसे चलाना चाहो चलाओ। ना ही मैं ये कहता हूँ कि ये जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है क्योंकि ये तो बुक से कॉपी किया है मैंने, तो यही एक वाहिद एल्गोरिथम है जो इस चीज को चलाए, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। किसी भी काम को करने की कई लॉजिक्स होती हैं, आप कोई भी लॉजिक अप्लाई कर दें, ये तो आपकी मर्जी है। आप किसी भी किस्म की कोई भी लॉजिक अप्लाई करें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो इस वक्त जो कोड लिखा हुआ है ये एक टेंटेटिव कोड है। टेंटेटिव से मुराद है कि ये एक वर्जन ऑफ द कोड है, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्जन लिख सकते हैं, आपको अलाउ है। लेकिन काम जो हमने अभी सोचा, देखो एनालाइज करने का काम हमने कर दिया, करना क्या चाहते हैं। अब अगर कोई आदमी ये चाहता है कि लोकेशन नंबर 2 पे हम डेटा कॉपी कर लें, यानी लोकेशन नंबर 2 पे डेटा इंसर्ट करें, तो यकीनन हमें अब देखना करना क्या होगा। 5 से लेकर 4, 3 और 2 ये सारे डेटा पीछे की तरफ मूव होंगे। तो सबसे पहले 5 यहाँ पे मूव होगा, यानी हम जब 2 पे डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो इसका मतलब है स्टार्ट 2 से नहीं करेंगे, बल्कि 5 यानी जो आखिरी एंड जहाँ पे डेटा कॉपी हुआ है वहां से एक डेटा आगे मूव होगा।
उसके बाद 4 वाला अगली लोकेशन पे जाएगा, फिर 3 वाला आगे जाएगा और फिर 2 वाला आगे जाएगा और फिर जगह खाली होगी तो यहाँ कॉपी करेंगे। तो पहले की मूवमेंट का काम हम करना चाहते हैं, मूवमेंट का काम लास्ट से शुरू होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया, लास्ट से शुरू होगा जहाँ डेटा स्टार्ट कॉपी हुआ होगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, अगर वाइल से चलाना चाहते हैं, इसने कहा कि जे एक वेरिएबल लिया है मैंने, जे एक वेरिएबल लिया है और जे एक वेरिएबल के अंदर एन कॉपी कर दिया। अब आपको एन अच्छी तरह पता है कि एन क्या है, एन वो लोकेशन है जहाँ पे लास्ट डेटा कॉपी हुआ था। इसका मतलब है 5 इस वक्त जे में चले, हमारे केस के अंदर 5 चले जाएंगे। अगर कोई और केस होता कोई और वैल्यू होती तो इस वक्त जे में 5 आ जाएगा, यानी वो लोकेशन जो कि एंडिंग आखिरी डेटा जहाँ। अब कह रहा है कि एक वाइल का लूप चलाओ, जब तक चलाओ जब तक कि जे जो है वो केस के से बड़ा या बराबर। अब आपको पता है के क्या है, के वो लोकेशन जहाँ डेटा कॉपी करना है, तो जे जो है वो लाजमी तौर पे के से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जे अगर के से बड़ा है यानी जे के अंदर 5 है और के अंदर 2 है, ये समझ में आ रहा है ना, के अंदर 2 है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। तो आप अंदर आ जाएंगे, इस लूप के अंदर आ जाएंगे। तो करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि जो इस वक्त 5th लोकेशन पे रखा हुआ डेटा वो 6 पे कॉपी हो जाए। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, और लोकेशन एन की जगह जे में ले लिया आपने। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि एल एरे के जे लोकेशन यानी 5th लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ है उसको उसी एरे के 6th लोकेशन पे कॉपी करते हैं, J+1 लोकेशन पे कॉपी करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि LA के 5th लोकेशन पे रखा हुआ डेटा 6th लोकेशन पे कॉपी, यानी जो डेटा यहाँ रखा हुआ था वो अब इस लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा, इस लोकेशन, यानी ये लोकेशन में अब होल आ जाएगा। होल से मेरा डेटा भले हो लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई इस डेटा की, और वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद जे में एक कम कर दें, जे में 5 था तो जे में 4 कर दें। 4 क्यों कर दें कि अब आप यहाँ खड़े होंगे ताकि ये डेटा यहाँ कॉपी करने के लिए चले जाए। तो जे में एक कम कर दें, क्योंकि आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो अपनी इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट कर दें जे में। तो जे में अब आप क्या लेके जा रहे होंगे, यहाँ से 4 लेके जा रहे होंगे, ठीक है ना, और 4 लेके फिर यहाँ पे जाएंगे क्योंकि एंड ऑफ लूप आ गए, यहाँ पे आ जाएंगे और चेक करेंगे कि अब 5 की जगह क्या चेक होगा, यहाँ पे 5 की जगह चेक होगा कि 4 क्या 2 से छोटा है। लोकेशन चेक हो रहा है, डेटा चेक नहीं हो रहा है, लोकेशन हाँ सॉरी बड़ा है। अब कहेंगे हाँ बड़ा है, यानी अभी तक आप पहुंचे नहीं उस जगह पे जहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद नीचे आएंगे और ये यहाँ पर 4th लोकेशन का डेटा 5th लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा, और 5th लोकेशन पे जो डेटा था वो पहले ही 6 पे कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे रखा हुआ 4th लोकेशन का डेटा इस जगह पे कॉपी हो जाएगा और 4th लोकेशन पे अब होल आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे और जे में कमी करेंगे, तो यहाँ पे जे में 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर लेके ऊपर जाएंगे और कहेंगे क्या लोकेशन नंबर 3 उस लोकेशन से छोटी है जहाँ कॉपी करना है, आप कहेंगे और सॉरी बड़ी है, आप कहेंगे हाँ बड़ा है, अभी तक उस जगह पहुंचे नहीं है। तो आप यहाँ पर दोबारा आएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे लोकेशन नंबर 3 पे रखा हुआ डेटा, यानी अब आप कहेंगे जो 3 पे रखा हुआ डेटा है, ये जो 3 पे रखा हुआ डेटा है उसको 4th लोकेशन पे कॉपी कर दो, क्योंकि जे में 3 लेके आए और यहाँ पे J+1 कर रहे हैं। तो 3 में रखा हुआ डेटा जो ये डेटा है इसको यहाँ कॉपी कर दिया जाएगा और ये वाला होल बन जाएगा। अब ये इसको यहाँ पे बेसिकली इसका डेटा 4 पे कॉपी हो चुका है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे और जे में एक कमी करेंगे। जे में जब एक कमी करेंगे तो जे में इस वक्त कम करने की वजह से 3 के बजाय अब जे के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर लेके ऊपर जाएंगे, जब लेके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अब जो है वो इस जगह पे 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे क्या 2 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर का निशान भी आ रहा है, उस लोकेशन के डेटा को भी मूव करना है। तो ये अभी भी ट्रू होगा, ट्रू होने के से नीचे आएगा और ये कहेगा कि दूसरी लोकेशन का डेटा तीसरी लोकेशन पे कॉपी कर दो। सेकंड लोकेशन का डेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगी। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, जे में कम करेंगे, जे में 1 हो जाएगा। फिर ऊपर लेके जाएंगे, वाइल में आएंगे तो कहेंगे क्या 1 2 से बड़ा या बराबर है, तो ये फेल हो जाएगा। तो अब ये फेल होगा तो यकीनन ये यहाँ से फॉर का लूप इस जगह से इस जगह तक जो लगा हुआ था ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम कह देंगे कि वो लोकेशन जहाँ पे आपने डेटा कॉपी करना था के, वो लोकेशन तक का डेटा हमने मूव कर दिया आगे। तो अब आइटम जो कि डेटा कॉपी करना है उसको सिर्फ यहाँ पे LA K की जगह पे कॉपी कर दो, यानी LA 2 की जगह पे कॉपी, क्योंकि 2 का डेटा 3 में कॉपी हो चुका है तो 2 खाली है। तो आइटम जो कि डेटा कॉपी करना है यूजर ने का, वो डेटा जो यूजर से आपने रिसीव किया है वो LA K यानी 2 की जगह पे कॉपी कर दो, वो डेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें एक जगह आगे मूव हुई है
तो अब n5 की जगह n कहाँ पे होगा, अब n5 की जगह n जो है वो इस जगह पे आ जाना चाहिए। तो देखिए n में एक इजाफा कर दिया, n इज इक्वल टू n+1। तो n इज इक्वल, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है, n इज इक्वल टू n+1। तो n इज इक्वल टू n+1 करने के बाद अब n6 पे है। अगर कोई डिलीशन करना चाहेगा तो n में कमी होगी, जो एडिशन करना चाहेगा इंसर्शन n में इजाफा होगा। अब मैं सवाल लेता हूँ। पहला सवाल ये था कि सर ये j-1 दोबारा समझा दीजिए, चाहिए कर देते हैं। सर ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है 1, 1 थोड़ी है वहाँ पे, ये 2 लिखा हुआ बेटा, ये जो है ना ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, क्योंकि k की वैल्यू 2 थी, 1 नहीं थी। तो 1 जो है वो 2 से ना बराबर है ना बड़ा है, तो लिहाजा ये फेल हो गया साजिद साहब, ठीक है। क्योंकि k की वैल्यू उसने कहा था किस लोकेशन पे, नीचे देखो उसने कहा था k की वैल्यू 2 है, 2 लोकेशन पे कॉपी करने के लिए कहा था डेटा, इसलिए k की वैल्यू 2 थी यहाँ। अच्छा j-1, वेरी गुड। j-1 जो है, अभी मैं आता हूँ तुम्हारे सवाल, पहले मैं रेयान का आंसर दे दूँ। j-1 देखो इसलिए करते हैं कि आप जब अपर से लोअर की तरफ मूव करते हैं ना, बड़े से छोटे की तरफ, तो हमेशा लूप में माइनस होता है, यानी 10 से 1 की तरफ जाओगे अगर लूप में, किसी भी लूप में, चाहे फॉर हो चाहे वाइल हो, 10 से 1 की तरफ जाओगे तो माइनस करोगे, और अगर 1 से 10 की तरफ जाओगे तो प्लस करोगे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 10 होती है मिसाल के तौर पे। तो फिर आप 10 से 9 कैसे बनाओगे, तो 9 बनाने के j=j-1 करोगे ना, तो वो काम यहाँ पे किया है कि इनिशियली हमने यहाँ पे उल्टा लूप चलाया हुआ है कि अगर देखा जाए मैं सबको यानी ये जो एलिमेंट है, तो इनिशियली जब यहाँ पर n की वैल्यू j को मिली थी सबसे पहली लाइन में सबसे पहली दफा, तो हमारा उस वक्त n जो है वो 5 पे खड़ा था, यानी n जो है तक 5 तक का डेटा हमारा स्टोर था। तो हमने n की वैल्यू जो है वो j को दे दी थी ताकि n में कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, j से सारा हैंडलिंग करे। अब 5 पे जब डेटा आ गया था, यानी 5 हमारे पास आ गया था, तो आपने अगली मूवमेंट क्या करनी थी, 4 के पास जाना था, 3 के पास जाना था और 2 के पास जाना था। 2 इसलिए कि 2 पे इंसर्ट करने हैं, तो आपने 5 से 2 की तरफ मूवमेंट करना है, तो एलिमेंट में क्या करोगे, कमी करोगे ना। तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो इस तरह इसलिए आपने वाइल का लूप चलाया हुआ, तो जे में एक एक कम करते जा रहे हैं, ठीक है, और एक एक कम करके जो है इस काम को करना। तो अगला सवाल है फैसल मलिक का, सर आइटम को इनिशलाइज करें कहते हैं, ये 5 लाइन नंबर 5 है। इनिशलाइज करने की जरूरत नहीं, ये यूजर एज अ इनपुट देगा, यानी यहाँ पे जो यूजर 54 दे रहा है, बेसिकली हमारे एजम्पशन यही है कि ये आइटम के अंदर आके कॉपी हुआ होगा। एल्गो में इतनी सारी बातें नहीं लिखी जाती कि यूजर ने अगर 54 किया है तो वो आइटम में आया है, तो वी आर नॉट सपोज टू राइट ऑल दिस थिंग। हमारा ये एजम्पशन है कि यूजर ने जो इनपुट दिया है वो आइटम में ही आएगा, ठीक है। तो वो आइटम में आया तो आइटम जो है वो कॉपी हो गई है, क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल प्योर कोड की तरह, तो प्योर कोड की तरह इसको नहीं लिखा जाता। जब उसने 2,54 जब दिया है तो 2 का मतलब है ये 2 है, तो 2 का मतलब है कि ये इंडेक्स से जहाँ कॉपी करना है, 54 वो जहाँ जिसको कॉपी करना है, तो जिसको कॉपी करना है वो ऑलरेडी आइटम में है, हमारा एजम्पशन यही है। तो इसलिए आइटम इज इक्वल टू LA में कर लेते हैं, और जब कोड करते हैं तो फिर कोड तो क्योंकि कंपाइल होता है ना, तो वो फिर हम हर बात का, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखते हैं, किस तरह होगा, कैसे होगा, रिसीविंग कैसे होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने जब पाइथन का कोड लिखना है तो आपने ये सोचना होगा, तो ये जहन में रखना कि हम इसके अंदर सिर्फ एक दफा इंसर्शन नहीं करेंगे, अभी इंसर्ट होगी ना तो दोबारा इंसर्शन की बात हो जाए, या हो सकता है इस LA पे दोबारा जो है वो डिलीशन की बात हो जाए। जब इंसर्शन और डिलीशन करते रहेंगे तो ये हमारा काम जो है वो वर्किंग जो है वो होती रहेगी। तो इसलिए ये ग्लोबल वेरिएबल एज अ n जो है वो हमें मेंटेन करना है। अगर दोबारा इंसर्ट होगा तो सारा प्रोसेस दोबारा होगा, यानी अगर मैं इसको कह दूं कि अब n जो है वो 6 पे आ गया है, तो फिर इंसर्ट करो लोकेशन 4 पे या 3 पे या जो भी लोकेशन है, तो वो सारी चीजें हमारे पास दोबारा से चलेंगी और n में फिर एक इजाफा और n 7 पे आ जाएगी। और अगर डिलीशन जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें n में एक कमी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो वर्किंग है ये है इंसर्शन। अब मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें जो डिलीशन है ना स्लाइड में मौजूद है, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ये मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा कि आप इस डिलीशन के एल्गोरिथम को आप खूब मेहनत करके खुद से देखने की कोशिश करो, ठीक। नहीं समझ आए तो हमारी अगली क्लास मंडे को है, हम इंशाल्लाह मंडे को उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप डिलीशन को खुद से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। कोई इशू नहीं है, डिलीशन यहाँ मौजूद है, डिलीशन ये शुरू हुआ, डिलीशन का ये कोड है। पहले तो आप ये एनालाइज करो कि डिलीशन में क्या चाहते हैं,
और कौन से वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो आप एक ग्रेटर क्लास में जाते जा रहे हो तो आपको हर चीज उसी तरह का प्रॉपर वे में एनालाइज करना है। हर एक को बिल्कुल आके फॉरेन कोड की तरफ नहीं भाग जाना कि कोड लिखना शुरू करना है। तो आप कहेंगे डिलीशन चाहते हैं, यानी वही एरे है और आप चाहते हैं कि कोई चीज डिलीट हो जाए। तो मिसाल के तौर पे इस एरे का नाम यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, कोड नहीं सिखाऊंगा, यानी प्रोसीजर नहीं सिखाऊंगा। प्रोसीजर मैंने आपको ये वर्किंग दिया प्लस एम्पल टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक हो गया। यहाँ पे ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है। एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी भी डेटा हम 8 तक लिया हुआ था ना, तो ये 8 तक है और एज्यूम करते हैं कि 6 तक डेटा स्टोर हुआ है, यानी n की वैल्यू इस वक्त 6 है। ये बात यूजर नहीं देता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये इसका लोअर बाउंड है, इस एरे का नाम LA है, ये भी हमें समझ आ गई, ठीक है। इसमें अभी 2 लोकेशन खाली है, ये भी हमें समझ में आ गया। अब आपने एक डिलीशन चलाना है, ये एनालाइज कर रहा हूँ मैं कि आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। एनालाइज करते वक्त हमें क्या क्या चीज यूजर से लेनी होती है। LA हमारे पास मौजूद है, यूजर हमें सिर्फ क्या देगा, हमें यूजर देगा LA यानी एरे का नाम और कहेगा कि आप डिलीट कर दें। हम ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये किसी कोड के लिए नहीं लिखा, ये मैंने अपने समझाने के लिए लिखा है, आप अपना मेथड खुद बना सकते हैं। और वो कहेगा कि लोकेशन नंबर 3 को डिलीट कर दें। अब देखो लोकेशन नंबर 3 को डिलीट करने का मतलब है किसी किसी का कोई आइटम का वर्ड यूज नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमने आइटम यूज किया। ये आइटम क्या है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी पुरानी बुक है तो उसने अपने अंदाज में लिखा है, मैं इसको अभी सही तरीके से लिख के आपको समझा दूँ ताकि एनालाइज करने वाला फेज में गुजार दूँ, कोड करने वाला फेज आपको देख लीजिए, ठीक है ना। तो यूजर ने ये दिया 3, ये 3 इस वक्त हमारा के है, 3 जो है वो के है, यानी के का मतलब है कि किस लोकेशन का डेटा डिलीट करना है। ये बात समझ में आ गई। तो ये बात हमें समझ में आती है कि के लोकेशन का डेटा डिलीट करना है और एन लोकेशन तक हम रखे हुए हैं डेटा, तो ये एलिमेंट डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने का मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले लाइन में ये लिखना है कि याद रखना, अब आइटम बेसिकली हमारा वेरिएबल है, यूजर का वेरिएबल नहीं है, ये आइटम हमारा वेरिएबल है। हम करते ये हैं कि सबसे पहले आते ही सबसे पहले वहां पे देखो इंसर्शन में सबसे आखिरी में सारा प्रोसेस करने के बाद डेटा इंसर्ट किया था, यहाँ पे सबसे पहले डेटा बाहर निकालेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे सबसे पहली लाइन में, कोड में जाके देख लेना, सबसे पहली लाइन में आइटम में डेटा कॉपी करेंगे LA की वो लोकेशन जो कही जा रही है डिलीट करने के लिए। डिलीट का मतलब होता है डिलीट तो करें लेकिन उसका डेटा कहीं कॉपी कर लें। तो आपने क्या किया, LA की के लोकेशन का डेटा आइटम में कॉपी कर। अब ये आइटम हमारा वर्ड है, यूजर ने नहीं दिया था, ठीक है। तो आपने कहा कि के लोकेशन का डेटा आइटम में कॉपी करें। अब आइटम आपको पसंद नहीं है, आप आइटम काट के एक्स कर लें, तो आप कहेंगे के लोकेशन का डेटा कहाँ कॉपी कर लें, एक्स में कॉपी करें। कहीं ना कहीं आप कॉपी करेंगे अपने कोड में, तो ये लोकेशन का डेटा कॉपी हो गया, यानी लोकेशन नंबर 3 का डेटा जो था ये सेव हो गया। यहाँ से आपने डेटा उठा के आइटम को दे दिया या एक्स को दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये जगह खाली हो गई। अब जब ये जगह खाली हो गई तो अब यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर चलाना है कि पहले हमें 4 का डेटा, पहले हम इस तरफ जा रहे थे, अब उल्टे तरफ जाएंगे। 4 का डेटा यहाँ कॉपी करना है, फिर 5 का डेटा यहाँ कॉपी करना है, फिर 6 का डेटा यहाँ कॉपी करना है। यानी अब हमें जो एलिमेंट जो डिलीट करने के लिए कहा गया उसके अगले डेटा को 3 पे कॉपी करना है, ठीक है। फिर अब हम सही डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने हायर एलिमेंट से लोअर की तरफ गए थे, अब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, समझ आई बात है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम कर रहे ये होंगे कि जो डेटा हमें जहाँ का डिलीट करना था वो हम जे, मुझे नहीं पता आगे कौन सा वेरिएबल लिया, ये आप देख लेना, उसको हम बेसिकली J-1 कर देंगे, जे को कॉपी कर देंगे। इसका मतलब है J में 3 आ जाएंगे और 4 लोकेशन का डेटा 3 में कॉपी कर देंगे। अब हम लिखेंगे क्या कि LA, अब तो उल्टा करके लिख देंगे, पहले हमने J को J+1 में किया था, अब J+1 का डेटा J में कॉपी कर देंगे, यानी LA ऑफ J में कॉपी। इसका क्या मतलब होगा, इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ और J में पहले से K हमने कॉपी कर दिया और K की वैल्यू हमें 3 पता है, तो इसका मतलब होगा कि J में 3 था और एक ऐड कर दिया, 4 लोकेशन का डेटा 3 लोकेशन में कॉपी कर दिया। तो 4 लोकेशन का डेटा 3 लोकेशन में कॉपी कर दिया और फिर जब लूप से घूम के वापस, ये लूप से बाहर था, ये वाली चीज लूप के अंदर होगी, जब लूप में वो दोबारा वापस जाएंगे J=J+1 करके, J=J+1 करके, ये सब लूप पीछे वाले एल्गोरिथम में लिखा होगा अगली स्लाइड में। तो J की वैल्यू जो है वो 3 से 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी और यहाँ पहुंचेंगे तो कहेगा 5th लोकेशन का डेटा 4th लोकेशन पे कॉपी कर दो।
फिफ्थ लोकेशन का डेटा फोर्थ लोकेशन, और चलाएंगे कहाँ तक लूप आप लूप चलाएंगे कहाँ तक, आखिरी 6 एलिमेंट तक जहाँ तक डेटा मौजूद है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब सारा डेटा कॉपी हो जाएगा तब कहेंगे n इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, n इज इक्वल टू n माइनस 1। यानी क्या मतलब होगा कि n जो है उसमें से क्योंकि सबको पीछे कर दिया है, तो अब ये डेटा जब यहाँ से उठ के यहाँ कॉपी हो गया तो इसकी वर्थ खत्म हो गई, तो अब ये जगह खाली हो गई, तो n कहाँ मूव हो जाना चाहिए यहाँ पे, कि अब आपके पास n इस जगह। ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी है इस सारी, मैं कोड नहीं समझा रहा, मैं आप पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो ताकि आपको खुद समझ में आए कि ये काम किस तरह हुआ है। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा, मैंने एनालाइज करके बता दिया है। कोड ऐसा भी नहीं कि मैंने कहा हो कि आप लिखो, बल्कि कोड लिखा हुआ है, आपने सिर्फ लिखे हुए कोड को समझना है, ये लिखा हुआ कोड है, आपने इसको समझना है कि क्या बात है। तो आप पहले डायग्राम अपने सामने रखना जो मैंने करवाया, देखो यहाँ पे वही कर रहा है, जे प्लस इनको जे में कॉपी कर रहा है, और जे के से लेकर अब देखो यहाँ फॉर का लूप चलाया है इसने, वाइल का नहीं चलाया। इंटरेस्टिंग, आप वाइल चलाना चाहो इसको दोबारा वाइल चला लो, फॉर चलाना चाहो फॉर चला लो, जैसे करना चाहो, और आखिर में जब ये हो जाएगा तो देखो डेटा में एक आपने इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो यानी जो फाइनल है, ये कोड आपने समझना है ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। ठीक, इस तरह से हमारे पास जो है वो लीनियर एरे में, अब ये काम करने के लिए भी तो ट्रैवर्सिंग की ना, लेकिन लिमिटेड एरिया के अंदर किया, आपने पूरे एरे में ट्रैवर्सिंग नहीं कर रहे थे, लिमिटेड एरिया में ट्रैवर्सिंग कर रहे थे। और ये बेसिकली 3 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए, अगर आप देखें तो ट्रैवर्सिंग, डिलीशन, आपको याद है ना ऑपरेशन के हमने 6 ऑपरेशन बताए थे, ठीक है, डिलीशन और उसके बाद इंसर्शन। तो ये 3 ऑपरेशन हमारे पास आ गए। अब अगला एक यानी एक डेटा स्ट्रक्चर हमने लीनियर एरे पिक किया है और उसमें 3 ऑपरेशन, याद है हमने कहा था कि हमें या पता हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। 4 टॉपिक्स हम पढ़ते हर उसके अंदर पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एक बात, फिर उसके बाद उसके अंदर होने वाले ऑपरेशंस, यानी कौन कौन से ऑपरेशंस है वो हम बेसिकली इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन का मतलब है, यानी हमने पहले उनको 2 बात की थी, इंट्रोडक्शन अलग कहा था और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, 2 बातें हो गई। उसके बाद फिर उसके अंदर होने वाले ऑपरेशन, जो पॉसिबल ऑपरेशन होंगे, ऑपरेशन की बहुत सारे नाम हैं, उसमें से हमने अभी तक 3 अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन के बाद फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो अभी तक हमने लीनियर एरे में ट्रैवर्सिंग, डिलीशन, इंसर्शन पढ़ लिया। अब हम एक और एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं जो है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, एक नहीं है, उसमें से हम सबसे इजीएस्ट जो आप डेटा अपने किसी भी उसमें पढ़ के आए, बबल सॉर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा इंसर्शन सॉर्ट, इसके अलावा सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे थोड़ी सी आगे क्लास में। सिलेक्शन सॉर्ट, इसके अलावा क्विक सॉर्ट, ठीक है, उसके अलावा मर्ज सॉर्ट, ये सारे एल्गोरिथम हमें पढ़ने हैं। और भी कोई अगर कॉन सॉर्ट, ये सारे एल्गोरिथम अगर हमारे पास टाइम मिला तो ये सारे एल्गोरिथम ये इसलिए पढ़ेंगे, अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज करना चाहें तो आपको एटलीस्ट पता हो कि वर्किंग कैसे करना है। तो क्योंकि अभी हम लीनियर एरे पे, तो लीनियर एरे में हम ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो डिस्कस कर लें, हमें पता हो कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अभी इस वक्त और सुनना, इस वक्त इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को रोक रहा हूँ, मैं अभी नहीं करा रहा, मैं लीनियर एरे में सॉर्टिंग एल्गोरिथम एक साथ कराऊंगा सारे, बबल, इंसर्शन। तो इसका मतलब है हमने ये तीन ऑपरेशन अभी डिस्कस किए, 3 ऑपरेशन जो है वो डिस्कस किए। एक मिनट कर, हमने ये 3 ऑपरेशन डिस्कस किए। सॉर्टिंग एल्गोरिथम अभी डिस्कस करेंगे, मैं नहीं छोड़ नहीं रहा, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड करा के, क्योंकि एक डबल सॉर्ट करा देने में मजा नहीं आएगा, फिर बाकी 2 रह जाएंगे। तो जब हम सॉर्टिंग को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, इस वक्त हम 2D एरे को हैंडलिंग करने जा रहे हैं, और 2D एरे में क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिर 3D एरे को देखेंगे अगर आज टाइम मिला, और उसके बाद फिर हम जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, ताकि इसका जो हमारे पास पढ़ने का जो तरीक़ेकार हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ये एरे यानी इंट्रोडक्शन, फिर स्ट्रक्चर के बाद फिर ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद फिर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी हमें पता ही नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, तो वो हम अभी उसके लिए पूरी क्लास हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं अगले टारगेट की तरफ,
यानी हमें सॉर्टिंग के बाद एक टॉपिक रहेंगे और भी पढ़ना है, इसीलिए वो है सर्चिंग भी पढ़नी है। तो सर्चिंग के भी कई मेथड हैं, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, ठीक है ना। ये सर्चिंग के भी एल्गोरिथम्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये 3 डिस्कस किए हैं, ये बाकी अभी आपको हमने ये अगली क्लास में किसी को पढ़ा दूंगा। अभी हम जाते हैं। सर मेरी लाइट चली गई है, आई विल सबमिट माई कोर्स। लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी। कोई मैं आपको देता हूँ, उसका टाइम में थोड़ा सा लेंदी दूंगा कि आप पहला कोई जो ना आप थोड़ा सा टाइम ले, मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा, और आज रात 12 बजे तक का टाइम दूंगा, ठीक है। और आप रात 12 बजे तक आराम से इसको सबमिट करें। पहला क्विज है तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता, यू हैव टू स्टडी द ऑल द थिंग्स, और उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अटेंडेंस में लगा दूंगा सारी बात इनके साथ लॉग ऑफ किया। अच्छा, 2 डायमेंशनल एरे, बस ठीक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पता हो कि ये कैसे काम करता है। अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की तरफ जाएं तो मैं इसको स्लाइड शेयर करता हूँ। हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सबको आवाज आ गई ना मेरी कि मैं आपको क्विज दूंगा, आप रात 12 बजे तक सबमिट कर देंगे। क्विज सबमिट होगा सिंगल पेपर पे जो कि पीडीएफ होगा। अगर आपने उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व किया है, 4-5 पेजेस लगाए हैं, उनका इमेज लेंगे, इमेज लेके उसको वर्ड पे कॉपी करेंगे। वर्ड पे कॉपी करने के बाद उस वर्ड की फाइल पे अपना नाम और आईडी लिखेंगे, और उसके बाद उसकी पीडीएफ बनाएंगे और वो पीडीएफ अपलोड करेंगे। सारे स्टूडेंट व्हाट्स यू हैव टू अपलोड द पीडीएफ, नॉट इमेजेस, ठीक है। हाँ, सारे जो डायरेक्ट वर्ड पे कर सकता है बहुत अच्छी बात है। आप, हाँ मैं फिर बताता हूँ। आपने आपने पहले 2 तरीके, आपने को क्विज दिया गया, आपने क्विज को रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप अपनी कॉपी पे उसके आंसर्स कर लें। पहला ऑप्शन, कॉपी पे आंसर करने के बाद आप उसकी इमेजेस लें, इमेजेस को वर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली पेस्ट करें और उस वर्ड को पीडीएफ बना के अपलोड करें। तो इसका मतलब है सिर्फ एक पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, जिप फाइल कतई अपलोड नहीं करना, ना इमेजेस अपलोड करना। दोबारा बताना, आपको क्विज मिला, आपने क्विज को अपनी कॉपी पे सॉल्व किया, कॉपी पे सॉल्व करने के बाद आपने उसको बेसिकली एक जगह कंपाइल किया वर्ड के ऊपर, यानी उस इमेजेस को, पहला पेज दूसरा पेज, हर पेज पे एक इमेज लगाइएगा। उसके बाद उस वर्ड की पीडीएफ, तो डायरेक्ट वर्ड बना देता है, तो वर्ड की पीडीएफ बनाई और उसको अपलोड कर दिया। और अभी एक स्टूडेंट कह रहा था कि हम डायरेक्ट वर्ड पे कर लें, तो आप डायरेक्ट वर्ड पे कर लें काम, बहुत अच्छी बात है। उस वर्ड पे किए हुए काम की पीडीएफ बनाए और पीडीएफ अपलोड करें। तो आप ना तो जिप अपलोड करेंगे, ना तो इमेजेस अपलोड करेंगे, ठीक है। आपने पीडीएफ अपलोड करनी, क्योंकि फाइनल एग्जाम भी आपसे पीडीएफ ही मांगता है नॉर्मली, ठीक। और आपको आज पहले क्विज के लिए रात 12 बजे तक का टाइम दूंगा मैं, अपलोड करने के बाद पहला क्विज अपलोड करूंगा आप 12 बजे। लेकिन देखो एक बात याद रखना, आप कतई एक दूसरे से डिस्कस नहीं करना, आपको सीखना है, मार्केट को कम्पीट करना है, तो आप खुद करना। गलत करना बेहतर है किसी से पूछ के करने से, ये मैं आपको बार बार अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप गलत कर दो वो अच्छा है, खुद से करो। लेकिन अगर आपने मार्केट में एक दूसरे को बीट करना है तो नंबर के पीछे नहीं भागो, सीखने के पीछे भागो। अच्छा जी, आइए। मल्टी डायमेंशनल एरे में सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे का मतलब है कि अब आपके पास जो एक लीनियर एरे था, जिसको आप कभी हॉरिजॉन्टल और कभी वर्टिकल तौर पे देखते थे, कि जो लीनियर एरे, इसको आपने लीनियर एरे कहा था। कहता है अगर हम बहुत सारे लीनियर सेम साइज के एरे को आपस में कॉन्केटिनेट कर दें तो एक 2 डायमेंशनल एरे बनता हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर वर्टिकल वाले एरे में बहुत सारे इस तरह के वर्टिकल एरे, एक ये वर्टिकल लीनियर एरे है, 1 2 3 4 साइज है। अगर मैं इसके साथ एक दूसरा एरे लीनियर ही कंबाइन कर दूं तो आपके पास इसका साइज भी 1 2 3 4 ही हो,
और एक और लीनियर एरे इसके साथ अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये इस तरह से स्लाइस की कॉन्केटिनेशन कहते हैं, इसे कॉन्केटिनेट कर दूं तो अब मुझे जो एरे नजर आ रहा है कंबाइनली, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं जो कि ये नजर आ रही है, और उसको हम बेसिकली देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 है, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि 3 है। तो इसका मतलब है इस वक्त ये 1 to 5 रोज और 3 कॉलम के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि कई लीनियर एरे को कंबाइन करके हम मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो डिजाइन करते हैं। ये तो एक समझाने वाली बात है, वरना अगर डायरेक्ट बात की जाए तो द मल्टी डायमेंशनल एरे शुड कंसिस्ट सम रोज एंड सम कॉलम। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर इस तरह देख रहे हो तो एक ही रो होगा और कई कॉलम होंगे। रो हमेशा एक ही होगा अगर इस तरह देख, और इस तरह देख रहे हो तो एक ही कॉलम होगा और कई रोज होंगे। तो इसमें या तो रो एक होगा या कॉलम एक होगा, दोनों की तादाद एक साथ नहीं होती। लेकिन जब रो और कॉलम इंक्रीज होना शुरू हो जाए